हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम टेक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय कृषि के ऊपर बात करेंगे, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो सीरीज चला रहे थे व्यापम, सीजीपीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए, तो उसी में ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय कृषि का पोर्शन है उसमें क्या क्या आता है। तो इसमें ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं आता है क्योंकि भूगोल में भारतीय कृषि ऐड हो जाता है, तो जो नॉर्मली जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही बस देखते हैं। चलिए जय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भारत में जो कृषि से भारत में जो आबादी है वो कृषि में 58.2% जो है जुड़ी हुई है आबादी, इसी से है, कृषि से है, ठीक। और रोजगार जो जुड़ा हुआ है इतना पूरा क्या है, कृषि से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। और एक प्रकार का कृषि क्या है, निजी क्षेत्र है। कृषि क्या है, निजी क्षेत्र है ना। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है भारत में, ठीक, कृषि। तो एक क्वेश्चन बन चुका है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये बता देता हूँ कि गवर्नमेंट के हिसाब से यदि देखा जाए, ये तो निजी क्षेत्र बताया अभी, गवर्नमेंट के हिसाब से यदि देखा जाए तो रेल विभाग जो है वो सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला गवर्नमेंट विभाग है, ठीक। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दोनों पूछा जा चुका है, ठीक। अब देखते हैं मिश्रित सस्यन। सस्यन मतलब होता है फसल, तो मिश्रित सस्यन क्या है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक। जब भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, तो उतना आप याद मत रखिए, बस इतना ध्यान रखिए, मिश्रित सस्यन मतलब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाना। जैसे कि आप गेहूं के साथ मटर बो देते हैं, आलू के साथ सरसों बो देते हैं, तो इस टाइप के जो 3-4 फसल को एक साथ उगाएंगे तो उसको बोलते हैं मिश्रित सस्यन। ये किस लिए करते हैं, ये अलग फैक्टर है। इसको करने के लिए क्या क्यों ज़रूरी है, ये अलग फैक्टर है। तो खासकर हम लोग उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, कम जगह में अधिक उत्पादन के लिए, कीटों से रक्षा करने के लिए, ठीक, इस टाइप के चीज़ करते हैं। अब मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित सस्यन और मिश्रित कृषि में अंतर है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट, ये सब यदि काम करेंगे तो आप मिश्रित कृषि करेंगे, ठीक। तो ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, ठीक। तो स्थानांतरित या झूम कृषि क्या है, वन या पेड़ों या जंगलों को काट कर जब हम कृषि करते हैं तो उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये खासकर जनजाति और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उस एरिया में होता था। जैसे कि बता देता हूँ, पूर्वी राज्यों के जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, ठीक, इन क्षेत्रों में। इसमें क्या होता है कि जब तक उर्वरा शक्ति बनी रहती है तब तक वहाँ पास खेती करते हैं, जैसी समाप्त हो जाती है फिर दूसरे जगह के जंगल को काट कर बनाने लगते हैं। वाणिज्य और नकदी फसल क्या होता है, तो देखिए वाणिज्य और नकदी फसल क्या होता है, तो अरे नहीं, तो वाणिज्य और नकदी, तो ऐसे फसल जिनको डायरेक्ट हम मार्केट में बेचते हैं, व्यापार करके धन अर्जित करने के उद्देश्य से हम उसको उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाणिज्य या नकदी फसल, ठीक। तो ऐसे में कौन कौन से आ जाते हैं, तो बहुत सारे आते हैं जो आप लोग जानते भी हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, चाय, कहवा, तंबाकू, अफीम, गन्ना, चुकंदर, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये सब क्या है, नकदी फसल में आ जाते हैं, ठीक। जिसको घर में न रखकर हम डायरेक्ट बेचते हैं उसको। अब आता है खरीफ फसल, मतलब मौसम के आधार पर फसलों को बांटा गया है। तो खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद, 3 टाइप का होते हैं, ठीक। तो खरीफ में क्या है, जून जुलाई में बुआई करते हैं, अक्टूबर नवंबर में कटाई करते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से, तो इस बार क्वेश्चन देखिए फूड इंस्पेक्टर में आया भी था कि कौन सा इसमें से रबी का या खरीफ का नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, मूंगफली, अरहर, गन्ना, ये सब क्या है, खरीफ हैं। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है अभी में। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना, अरहर, ठीक। फिर है रबी फसल। रबी फसल कब बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर, अभी जो चल रहा है वो सीजन अक्टूबर नवंबर का, ठीक।
मार्च अप्रैल में कटाई हो जाता है तो उसको खरीफ बोलते हैं। ये गर्मी के समय का है ना। तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, ज्वार हो गया, अलसी हो गया, तुअर, ये सब है ठीक, सरसों वगैरह। तो याद रखिए। जायद फसलें क्या होता है, ये ग्रीष्म की एक छोटी फसल नहीं, मतलब छोटा फसल, मतलब एक दो महीना वाला होता है। जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा, खरबूज, ये जो रबी के बाद जो उगाते हैं वो वाला ठीक। धान मक्का आजकल उगाने लगे हैं लेकिन ये मौसमी है। धान मक्का गेहूँ ये मौसम में उगाई जाती है ठीक, गर्मी मौसम में। लेकिन अभी इसको नहीं लेंगे, खरीफ और रबी, इसके बाद जायद लेंगे। अब देखिए हमको क्या याद रखना है, उर्वरक। तो उर्वरक में तीसरा स्थान है उपयोग में हम लोग। चीन, भारत, और नहीं, चीन, अमेरिका, सॉरी, चीन के बाद अमेरिका के बाद भारत विश्व में उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है ठीक। बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं आजकल उर्वरक हम लोग, और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भारत में अनुशंसित उर्वरक उपयोग उत्पाद 4:2:1 में, 4:2:1 में हम लोग करते हैं। NPK ही होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ठीक। तो उर्वरक जो है, तो उर्वरक को देखिए, इसको याद करने के लिए तीसरा क्रम कैसे याद रखें, तो उ और जो हम 3 बनाते हैं दोनों सेम ही बनता है, तो उ और 3 ठीक। नेक्स्ट देखिए सिंचाई। तो सिंचाई के साधन हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग बस जानेंगे सिंचाई को 3 भागों में बांटा है, किस आधार पर बांटा है। तो जो बृहद सिंचाई, मध्यम और लघु ठीक। तो जो ऐसे सिंचाई परियोजना जिनके अंतर्गत यदि 10,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बृहद सिंचाई परियोजना या बृहद सिंचाई योजना ठीक। और जो 2,000 से 10,000 के बीच हो उसको क्या मध्यम कहेंगे, और जो 2,000 हेक्टेयर से भी कम क्षमता वाला परियोजना हो उसको क्या बोलेंगे, लघु सिंचाई योजना ठीक। तो ये होता है। तो 2,000, 2,000 से 10,000, 10,000 से ऊपर ठीक। तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो याद रखिएगा, इसको भी ऑप्शन बना के पूछा जा चुका है। कृषि शाख, कृषि शाख मतलब कृषि शाख मतलब रीढ़ होता है ठीक। कृषि मतलब, अरे शाख मतलब रीढ़ होता है, रीढ़ ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। तो जब भारतीय कृषि तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है ठीक। आप लोग लाइन को पढ़ लीजिएगा, मैं फैक्ट चीज़ बता देता हूँ। अल्पकालीन शाख, अल्पकालीन शाख क्या होता है, तो 15 माह से भी यदि कम, मतलब समझ लिए 1 साल 3 महीना 12 3 15, तो 1 साल 3 महीना से भी यदि कम के लिए आप ऋण लेते हैं तो उसको बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। यदि 15 महीना से 5 वर्ष के अवधि के लिए यदि आप ऋण लेते हैं तो उसको मध्यकालीन कहेंगे, और यदि 5 साल से अधिक के लिए लेते हैं तो दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन याद रखिएगा। 15 महीना, 5 साल और 5 साल से अधिक ठीक। नेक्स्ट है कृषि जोत। तो इसको भी पूछा जा रहा है अभी बार बार कि कृषि जोत में कितना कितना कैटेगराइज रहता है। तो इसको 5 भाग में बांटे हैं। 5 भाग नहीं तो भी तो आप नॉर्मली 4 में याद रखिएगा ठीक। तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि सीमांत जोत और लघु जोत में ठीक। तो सीमांत जोत और लघु जोत, तो इसको ध्यान रखिएगा। सीमांत शुरू में आता है ठीक, सीमांत शुरू में, तो स से शुरू ऐसे याद रखिएगा। सीमांत जो है वो शुरू में आएगा। तो 1 हेक्टेयर तक ठीक, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर कितना होता है, तो 1.16 एकड़ के बराबर होता है। नहीं, अरे यार 2 दशमलव कुछ होता है, ये गलत बता दे रहा था। मतलब 2 एकड़ के लगभग के बराबर होता है ठीक। तो आप लोग हेक्टेयर में ही याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर तक क्या है, सीमांत जोत, और दूसरा क्या है, लघु जोत। तो 1 से 2 हेक्टेयर तक को क्या, लघु जोत। उसका दुगना करेंगे तो अर्ध मध्यम हो जाएगा। जैसे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, ऐसे करके। तो 2 से 4 हेक्टेयर तक ठीक। फिर मध्यम 4 से 10, और बृहद 10 से ज़्यादा। तो इसको 2 भाग में आप लोग बांट के याद रखिए, यदि याद नहीं हो पा रहा है तो। कैसे तो देखिए, यहाँ से बांटिए, 3 ठो ऊपर और 2 ठो नीचे। इधर दुगना दुगना हो, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4 ठीक। और लास्ट का क्या है, 10 से ज़्यादा है तो मध्यम क्या होगा, 10 से कम ही होगा, तो 4 से 10 के बीच में ठीक। ऐसे करके याद रख सकते हैं।
फिर है कृषि गणना के अनुसार 2010-11 में भारत में कृषि जोतों का जो औसत आकार हुआ है भारत में कृषि जोतों का औसत आकार, ठीक, एक एक व्यक्ति के, एक एक परिवार जिनके नाम से ज़मीन होता है उनके नाम से क्या है, कितना है, बस औसतन देखें तो हम 1.16 हेक्टेयर बस है, तो बहुत कम है। छत्तीसगढ़ का यदि देखा जाए, ये 2010-11 के हिसाब से था ना, तो 2010-11 के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में औसत जो आकार है 1.36 है, मतलब 1.36 हेक्टेयर है, ठीक। तो ऐसे करेंगे तो 1.36 मतलब कि भारत से हम लोग के यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। और साथ में यदि हम लोग जिला वाइज देखें तो नागालैंड में जो है वो सर्वाधिक है, जबकि केरल से कम है, ठीक। तो नागालैंड और केरल का याद रखिएगा, ये है नागालैंड और ये केरल है, राज्यवार सर्वाधिक और राज्यवार कम, ठीक। और दूसरी बातें याद रखिएगा, देश में सीमांत मतलब सीमांत और लघु कृषकों की जो संख्या है वो 76% है, और उनके पास जो ज़मीन है वो टोटल का मतलब 76% टोटल जो किसान हैं उनके पास सिर्फ 29% क्या है, ज़मीन है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और अब देखते हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम क्या क्या हुए थे ये कृषि क्षेत्र में। तो भूमि सुधार में आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले क्या है, ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था और बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तो सरकार को लगा कि इसमें ऐसे किया जाए कि लोगों के पास भी कुछ ज़मीन हो, कुछ उनके पास भी, तो इसके लिए व्यवस्था लाया गया है। तो बता देता हूँ इसमें क्या क्या था। तो इसमें पूछता है कि काश्तकारी व्यवस्था क्या था और चकबंदी व्यवस्था क्या था, ठीक। और विनोबा भावे का भूदान आंदोलन कब से चला था। तो ये तीन बात इसमें मुख्यतः प्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। काश्तकारी व्यवस्था क्या है, तो काश्तकारी व्यवस्था में क्या होता है, पट्टा वितरण किया जाता है, भूस्वामी दिया जाता है कि भाई इस ज़मीन का तुम मालिक हो। तो मेन यही काश्तकारी मतलब कि आपको क्या देंगे, पट्टा देंगे, पट्टा देकर स्वामित्व तो बनाएंगे। दूसरा क्या हुआ था, तो चकबंदी। चकबंदी क्या होता है, तो चकबंदी में आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता था कि किसी का ज़मीन कुछ यहाँ पास है, थोड़ा सा यहाँ पास है, थोड़ा सा यहाँ पास है, बीच में किसी और का है ये, ठीक, और थोड़ा सा यहाँ पास है, बीच में किसी और का है। तो क्या इसमें छोटा छोटा जो जगह रहता था जहाँ तहाँ, तो उसमें क्या है, कमाने के लिए बनता नहीं था, खेती करने के लिए बनता नहीं था कि एक जगह कोई भी उगाया जाए एक व्यक्ति के लिए। तो उसके लिए क्या किए कि जो इसके नज़दीक में है, जो इसके नज़दीक में है उसको दे देंगे यहाँ का, और इसका जो इधर है, ये जो व्यक्ति इसका इधर है तो इसको दे देंगे इसको, ताकि उसका जुड़ा का जुड़ा हो जाए और इसका भी इधर बढ़ जाए, तो एक जगह। तो इसीलिए था। तो कृषि के जोतों को एक स्थान एकत्रित करने के लिए, एक स्थान पर सभी का एकत्रित करने के लिए चकबंदी लाए थे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में चलाया गया था, तेलंगाना के गांव से चलाया गया था, ठीक। इसमें बहुत सारे लोग भूदान किए। तो ये तीन चार जो चीज़ें थे वो कृषि भूमि मतलब कृषि भूमि सुधार से रिलेटेड था, ठीक। दो तीन पॉइंट और है जिनको याद रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट हो वही बता रहा हूँ मैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया, इसको बार बार पूछा जा रहा है। तो 98-99 से शुरू किया गया है। क्यों किया गया है, तो अल्पकालीन जो ऋण है वो लेने में सफल हो जाए और आसानी से मिल पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस का पालन न करना पड़े, इसके लिए। फिर आता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा, तो यहाँ पास वर्ड आ रहा है बीमा, ठीक। तो बीमा तो 1999 से 2000 के समय में ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाया गया था। इसमें क्या होता था, तो बीमा हमको कब देती है गवर्नमेंट, जब प्राकृतिक आपदा में, जब प्राकृतिक आपदा क्या है, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, ये सब जब आता है, कीट, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो फसल है वो हानि में चले जाते हैं, तो उसके लिए बीमा कराते हैं। तो उनको क्या है कि जो कुछ रिमोनरेशन देते हैं उधर से कि हाँ आपका इतना सारा ख़राब हुआ है तो उसमें से कुछ मिलेगा करके। लेकिन यह तभी मिलता है जब बीमा करा रहिएगा। तो जो भी कृषक परिवार वाले हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कब क्या हो जाए, क्योंकि बहुत सस्ता में बीमा होता है, तो करा लेना चाहिए, ठीक। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र की क्रांतियाँ।
तो देखते हैं, क्योंकि कृषि में क्रांति भी बहुत सारा हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो हरित क्रांति सबसे मुख्य क्रांति था, जो गेहूं के लिए, मतलब खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं के लिए महत्वपूर्ण रहा। तो उसके बाद चावल के लिए, ठीक। तो ये कौन शुरू किया था? तो अमेरिका का वैज्ञानिक था जो मेक्सिको में काम करते थे, नॉर्मन बोरलॉग, वो शुरू किए थे, ठीक। कब हुआ था? तो भारत में 1966-67 में हुआ था। उसको हम लोग बोलते हैं 1960 के दशक में हुआ था। इस समय क्या है, तो सुब्रमण्यम जो थे हमारे, वो कृषि मंत्री थे, और जो स्वामीनाथन थे वो हमारे क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा जो हुआ था, क्या बोलते हैं, क्रांति कौन कौन सा उसके बाद हुआ। तो देखिए, श्वेत क्रांति हुआ दूध उत्पादन के लिए, ऑपरेशन फ्लड हुआ डेयरी के लिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए। श्वेत क्रांति के जो प्रेरता थे वो वर्गीस कुरियन थे। नीली क्रांति मत्स्य के लिए, और पीली क्रांति तिलहन के लिए, तो पीली तीली, ठीक। और गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा के लिए हुआ था। तो इस टाइप से बहुत सारे क्रांति हैं, तो आप लोग कहीं एक जगह से देखिएगा। मैं आज अभी इतना ही बताता हूँ आप लोग को, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा और है, देख लीजिए। बागवानी में, क्योंकि क्रम पूछता है, तो देखते हैं उसमें क्रम में। तो बागवानी के हिसाब से देखें तो भारत विश्व का मसालों और सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है मसालों के लिए, ठीक। फलों में दूसरा, सब्जी में दूसरा, और भारत काजू में सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उत्पादन जो है उत्पादन जिसमें हम लोग प्रथम है, मसाला है, केला है, पपीता है, अनार है, नारियल है, मटर है, आंवला है। और निर्यातक में प्रथम किसका है? काजू और मसाला का। भारत जो है दूध उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक। भारत मत्स्य उत्पादन में भी भारत जो है सेकेंड नंबर में दूसरा स्थान रखता है। मीठा पानी में मत्स्य उत्पादन में भी दूसरा स्थान रखता है। राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनके बीच में भी प्रथम स्थान रखता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इसका क्या है? तो इसमें है, निम्न आय वर्ग और कमज़ोर वर्ग के लोगों को उचित कीमत पर आवश्यक उपभोक्ता मूल्य की दुकान होते हैं वहाँ से मिलता है। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ताओं को उचित दर पर क्या है, खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ठीक। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास हमको ये देखना है कि इसमें और क्या क्या है। तो ये रखती है, जैसे भारतीय खाद्य जो निगम है वो 1965 में गठित हुई थी। जो भारतीय खाद्य निगम है वही इसका जो संग्रहण है और इसका मतलब देख रेख जो करने का काम करती है वो भारतीय खाद्य निगम करती है, ठीक। तो ये है जिसका गठन हुआ था 1965 में। इसके बाद है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसकी शुरुआत हुआ था 1 जून 1997 से हुई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से। बाकी क्या है क्या है, तो उन्हीं को मिलता था जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर लोगों को नहीं। तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखें 1 जून 1997 से स्टार्ट हुआ था। सर्वप्रिय योजना क्या है? तो ये केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2000 को योजना आरंभ की थी। ये भी बीपीएल परिवारों से संबंधित है और उसी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रिलेटेड है। इसमें साथ में ही जो बुनियादी ज़रूरतों के जो 11 और वस्तुओं को बेचने का फैसला किया था, इसके तहत दाल, तेल, चाय, आयोडीन, इस टाइप के जो चीज़ थे। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए 21 जुलाई 2000 को ये शुरू हुआ है, ठीक। फिर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। यही समर्थन मूल्य वगैरह जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको जारी करता है ना, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका भी गठन कब हुआ है? तो 1965 में हुआ है। तो गठन में याद रखिएगा, मैक्सिमम बार गठन ही पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली कीमत मूल्य और ये जारी कीमत, ये सभी तीनों लागू करता है। तो यहाँ पास हम लोग ये समझ लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, वसूली कीमत क्या है और जारी कीमत क्या होता है।
तो देखिए जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य किसको बोलते हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक। तो जो किसान द्वारा जो उत्पादित वस्तु है या कोई भी फसल है या कोई भी हाँ वस्तु है जिनका सरकार हर साल न्यूनतम मूल्य घोषित करता है कि हम इतने में उनके उपज को क्या है खरीदेंगे, तो जितने में खरीदती है उसी को क्या बोलते हैं? समर्थन मूल्य कहते हैं। और इसके लिए क्या वो जारी करती है, ठीक। वसूली कीमत क्या है? वसूली कीमत क्या है? तो इसमें क्या है, जो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है, सरकार खाद्यान्न को बाजार से व्यापारी की भांति में जिस कीमत पर खरीदती है उसको वसूली कीमत कहते हैं, ठीक। जारी कीमत किसको बोलते हैं? तो जारी कीमत जो हमको पीडीएस प्रणाली के द्वारा जिस दर पे हमको मिलती है, उपभोक्ता को जिस दर पे खाद्यान्न मिलती है उसको हम जारी कीमत कहते हैं, ठीक। तो देखिए 1 रुपया की 10 रुपया ऐसे जो मिलता है ना, 17 रुपया केरोसिन का, 5 रुपये किलो चना, तो ये क्या है? जारी करता है गवर्नमेंट। तो ये तीनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए। समर्थन मूल्य क्या हुआ? तो किसानों के द्वारा जो उत्पादित फसल है, जो उपज है, उनको सरकार अपने तरफ से मूल्य दे न्यूनतम मूल्य देकर खरीदती है, उसको समर्थन मूल्य कहती है। वसूली, तो इसमें सरकार कहाँ से खरीदेगी? बाजार से खरीदेगी, व्यापारी की भांति खरीदेगी, ठीक। जारी कीमत में क्या है? तो जारी कीमत में क्या है? पीडीएस सिस्टम के द्वारा जो खाद्यान्न के मिलते हैं और उसके साथ में जो अन्य सामान है उनके लिए जो कीमत जारी करती है उसको जारी कीमत कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम, इसको पहले भी बता दिया मैं, 1965 में गठित हुआ है, बस इतना ही जानिए इसमें। ये बफर स्टॉक वगैरह संग्रहण का कार्य रखती है, ठीक। स्थानांतरण सभी काम करती है यही। बफर स्टॉक क्या है? तो आपातकाल के समय जो है खाद्यान्न की पूर्ति कर सके इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा में रखा जाता है, उसको बफर स्टॉक कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग बैंकिंग का पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।